हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आज हम करने वाले हैं सीटेट 2018 का सीडीपी क्वेश्चन पेपर। ये पेपर फर्स्ट है, यानी कि प्राइमरी लेवल है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताए 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन। आज इस वीडियो लेसन में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो बने रहिए, कीप वॉचिंग टैट्स गुरु। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम करने वाले हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर। सीडीपी क्वेश्चन पेपर होगा ये और प्राइमरी लेवल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, जो टेक्स्ट बुक होती हैं उनके रोल को अच्छे तरीके से दर्शाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट बुक, एक बढ़िया टेक्स्ट बुक क्या होगी दोस्तों? एक बढ़िया टेक्स्ट बुक ये होगी कि मान लो किसी बच्चे के पास रिसोर्सेज भी नहीं है, ठीक है, उस इतने अच्छे रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास किताबें हैं, तो वो अच्छे से वो किताबें ही उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। तो एक ऐसी आइडल बुक जो है सबसे बढ़िया होगी। टेक्स्ट बुक का सबसे बढ़िया रोल होगा उस टाइम पे कि उसके पास और संसाधन भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास अगर बुक है तो उसी बुक से उसका काम चल जाए। ठीक है, एक बढ़िया टेक्स्ट बुक का रोल वही होगा। उसके बाद इसमें और ऑप्शन भी देख सकते हैं, जैसे कि दे मेंटेन होमोजिनिटी, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। तो ये इतना अप्रोप्रिएट मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे। और सेकंड, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन करते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक होती है वो केवल स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो स्टूडेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। और वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगा वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और आंसर की हिसाब से भी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। The National Curriculum Framework 2005 drives its understanding from, जो NCF है 2005, बेसिकली वो किस प्रिंसिपल पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो अब मैंने कंस्ट्रक्ट वर्ड का नाम ही ले दिया है आप लोगों के सामने। तो इसका जो आंसर है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, मतलब रचनावाद के सिद्धांत पे NCF को बनाया गया है। बाकी जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं व्यवहारवाद, मानवतावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आप लगा नहीं सकते। व्यवहारवाद जो है बिल्कुल एक अलग चीज़ है, जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी के अंदर। और संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर जो है दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। मानवतावाद, इसका जो सही आंसर है रचनावाद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ का जिक्र किया गया है जो गवर्नमेंट की तरफ से, और स्टडी को जो है हेल्पफुल या फिर क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं शिक्षा के अंदर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं दी गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है रचनावाद या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, ज़रा देख लें। द चिल्ड्रन इन ए क्लासरूम कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। तो एक बच्चा जो है, बच्चे हैं क्लास के अंदर, वो मोटिवेटेड हैं, अब सही मायनों में मोटिवेटेड हैं, आप कब कहेंगे? वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। जो बच्चे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं आप उन्हें कहेंगे कि वो बच्चे मोटिवेटेड हैं। या फिर जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल में आते हैं, क्या आप उन्हें कहेंगे वो बच्चे मोटिवेटेड हैं? या फिर जो बच्चे जो हैं स्कूल में पूरी फुल यूनिफॉर्म ड्रेस में आते हैं वो बच्चे मोटिवेटेड हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कि ऐसे बच्चे जो कि शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि हमें सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमें ये चीज़ अच्छे से समझा दो। तो ऐसे बच्चे जो हैं आप कह सकते हैं कि वो मोटिवेटेड हैं और प्रेरित हैं, उनको लाइफ में कुछ करना है। ऐसे बच्चे जो हैं सही मायनों में जो है आप कह सकते हैं कि वो मोटिवेटेड हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पे आराम से एक्सक्लूड हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? जल्दी से बताएं, आपके सामने ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, थर्ड इज द राइट आंसर। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। अब देखो, टीचर को यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो है एक दूसरे से टॉक करें, डिस्कस करें किसी, और रियल लाइफ सिचुएशन पे करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। जिससे क्या होगा, बच्चे जो है जब डिस्कस करेंगे तो बच्चे का कम्युनिकेशन, बच्चे का डायलॉग काफ़ी बेटर होगा, ठीक है। और जो इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी भी, और वो बिजी भी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात जो है उनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा रियल लाइफ सिचुएशन पे अगर वो बात करेंगे तो एक अच्छा टीचर वही है कि जो बच्चों को जो है इंटरेक्ट करने की पूरी अपॉर्चुनिटी दे। बाकी ऑप्शन देख सकते हो आप, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कि वो बस एक्सप्लेन करे मैटर को तो ये तो चलेगा नहीं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो चाहे सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सही पेडागोजी से बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो सारी व्यर्थ है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बार बार असेसमेंट लेना बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो बेसिकली डिसिप्लिन की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्चुअली में चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, या फिर ऑप्शन फोर्थ, बच्चों को अपनी शिक्षा की विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है आपको पता चल ही गया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, आप उनके हटा सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? तो इनमें से आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के लिए एक सही स्टेटमेंट पिक करनी है। और मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेके कि विकास के अंदर केवल हेरिडिटी का या फिर केवल एनवायरनमेंट का रोल नहीं होता, बल्कि इन दोनों का इंटरप्ले होता है। इंटरप्ले का मतलब होता है कि भाई इन दोनों का गुणात्मक प्रभाव होता है हमारे डेवलपमेंट में, ठीक है। तो बेशक जो है आप एग्जैक्ट परसेंटेज फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो आप ऐसा ऑप्शन यहाँ पे पिक करो जहाँ पे दोनों ही ऑप्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन देख लें एक बार, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, बाकी ऑप्शन हो जाएंगे एक्सक्लूड। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, प्ले हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। जो हमारे जीवन में जो खेल होता है, बच्चों के जीवन में जो खेल होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस चीज़ को छोड़ के? तो आपको यहाँ पे जो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रही है खेल के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो चीज़ यहाँ से एक्सक्लूड करनी है। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, ये उनकी इंद्रियों को उज्जेतित कर देता है, उत्तेजित कर देता है, बिल्कुल सही बात है। इट जस्ट ए प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखो आप, बाकी ऑप्शंस पढ़ लेना, यहाँ पे आपको वो अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। इसका राइट आंसर है सेकंड, कि यह समय बिताने का एक सुगत तरीका है। खेल को सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। खेल जो है आपकी इंद्रियों को उत्तेजित भी करता है, आपको स्किल भी सिखाता है, आपके समय का सदुपयोग भी होता है, और आपके शरीर निपुण भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें खेल हमें बेनिफिट करता है, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के यहाँ पे कि वह केवल समय बिताने का जो है एक सुखद तरीका है। ये ऑप्शन यहाँ पे नैरो, बिल्कुल मतलब इसकी सेंस जो है अब काफ़ी नेगेटिव जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर वो सेकंड राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहां पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाएँ, ठीक है, क्रिटिकली सोच पाएँ। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं?
विभिन्न तरीकों से हमें इस कैसे हल कर सकते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर थर्ड देख लें एक बार। यहाँ पे देखो चारों ही ऑप्शन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे डिफरेंट वेज सोचने की कोशिश करवाई जा रही है बच्चों से कि क्या आप विभिन्न तरीकों से इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो बच्चा एक थिंकिंग नहीं सोचेगा, एक तरीका नहीं सोचेगा, बल्कि मल्टीपल तरीके सोचने की कोशिश करेगा। तो क्रिटिकली वो वहाँ पे सोचने को मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इनमें से प्रोग्रेसिव एजुकेशन को अच्छे तरीके से कौन डिस्क्राइब करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो जल्दी से राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें फोर्थ ऑप्शन आप देख लें एक बार। फोर्थ ऑप्शन क्या है? करके सीखना, परियोजना विधि या सहयोग से सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो बेसिकली देखो ये जो तीन ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में जो तीन ये तरीके दिए गए हैं, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये जो तरीके हैं, जो ये मेथड है, ये तीनों ही बड़े पॉजिटिव हैं। तो ये प्रगतिशील शिक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना, या फिर प्रोजेक्ट मेथड भी एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है जहाँ पे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, रिसर्च करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग, जहाँ पे बच्चों को सोशलाइजेशन भी होता है। तो ऐसे ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी आप देख लेना, बाकी जो है इनकी जो सेंस है वो काफ़ी नेगेटिव जा रही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जल्दी से। Which one of the following statements about progressive education explain education is life itself? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ के मीनिंग को एक्सप्लेन करती है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो ऑप्शन एक बार देख लें। देखो ऑप्शन इसमें सेकंड देख लें एक बार। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, कि ऐसी एजुकेशन जो कि बेसिकली रिफ्लेक्ट करे सोशल वैल्यूज़ को, नेचुरल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करे, जहाँ पे बच्चा जो है, बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा हो, जहाँ पे बच्चा जो है नेचर के बारे में भी अच्छे तरीके से जाने, ऐसी शिक्षा जो है वास्तव में ही शिक्षा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जीवन सच्चा शिक्षक है, ये तो पूरा जो है फिलॉसफी से ही इसका जो कनेक्ट कर रहा है मीनिंग। बाकी आप देख लें, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी? तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में जो है इम्पोर्टेंट मानी जाती है? तो ऑप्शन देख लें एक बार। द थ्योरी हैज़ एलेबरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स। तो इससे बढ़ के ही कोहलबर्ग ने दिया था, तो ऑप्शन ये नहीं जाएगा आपका। या फिर देख लेते हैं, इट एस्टेब्लिशेस ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। ठीक है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, एक बार रख सकते हैं, वी कैन कीप इट। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लें, हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसफर्स। तो फिलोसफर की बात नहीं कही है उसने। या फिर हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। देखो अगर आप सेकंड फोर्थ में इसको कंपेयर करेंगे, ऑप्शन को अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो आंसर है आई विल गो विद फोर्थ ऑप्शन। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। बेसिकली कोहलबर्ग का जो प्रिंसिपल है, जो 4 लेवल इन्होंने दिए हैं, 3 लेवल जो इन्होंने दिए हैं, उसमें ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही फिट बैठ रहा है। संज्ञानात्मक जो मैच्योरिटी है या फिर मॉरल मैच्योरिटी के बीच में जो है एक एसोसिएशन उन्होंने किया है। बाकी सेकंड ऑप्शन में वो क्लियरली बोल रहा है कि मॉरल रीजनिंग और एक्शन के बीच में जो है स्पष्ट संबंध स्थापित किया है। तो स्पष्ट संबंध, तो ये जो है हालांकि एसोसिएशन है लेकिन स्पष्ट हम कह नहीं सकते। तो आंसर इसका फोर्थ है, फोर्थ इज द राइट आंसर। कि बच्चा जब जो है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष उसका मैच्योर होगा तो ही वो जो है एक्चुअली में मॉरल मैच्योरिटी दिखा पाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र सिद्धांत है, बेसिकली वो एक्चुअली में क्या है? ये जो जोन ऑफ यानी कि जेडपीडी
जो कॉन्सेप्ट दिया था ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था अपनी थ्योरी में सोशलाइजेशन के अंदर, और आपको बताना है जेडपीडी का असली अर्थ क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, डिफरेंट आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, आप देख लेना। A context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support। एक संदर्भ है, एक संदर्भ के अंदर जिसमें बच्चे सहयोग के सही सत्र के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। मतलब जेडपीडी जो स्कैफोल्डिंग आपने देनी है उसका लेवल हम घटाते या बढ़ाते हैं, ठीक है। हम बच्चों की लेवल के हिसाब से देखते हैं कि अगर बच्चे का लेवल अच्छा है, ठीक है, तो हम उसको कम जेडपीडी कम स्कैफोल्डिंग देंगे और कम देंगे, और अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो हम उसको ज़्यादा स्कैफोल्डिंग देंगे। तो ये सहयोग का जो स्तर है ये हमें केवल उतने तक बनाए रखना है जितना तक बच्चा जो है अपने आप जो काम है वो स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसे देख रहे हैं जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो ये एक जेडपीडी का एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, एन एंड्रोजाइनस पर्सनैलिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है जिसमें मर्दाना या फिर स्त्री का गुणों का समायोजन होता है, मतलब दोनों के ही गुण जो है समान रूप से विस्तार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाकी आप देख लेना, बाकी ऑप्शन आपको जो है नेगेटिव ही लगेंगे। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट है कि ये जो उभयलिंगी है या फिर एंड्रोजाइनस है ये आमतौर पे माने गए मर्दाना स्त्री गुणों का समायोजन करता है, ठीक है। दोनों की इक्वल क्वालिटीज़ उसके अंदर रहती हैं। तो दोस्तों ये थे टोटल 15 क्वेश्चन आज के लिए। 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने ये करवाया है आपको, प्राइमरी लेवल है ये, CDP आज हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।